हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है टीनिया सोलियम, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का है, जिसे हम कॉमनली टेप वॉर्म या पोक टेप वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। सो इससे मोस्टली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम पूछी जाती है, जो कि 7.5 मार्क्स में पुट आउट होती है आपकी। और या तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाता है, या इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है। सो हमारा ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाला है। पार्ट 1 में हम इसकी लाइफ साइकिल और एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे, और जो पार्ट 2 होगा उसमें हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे इंडेक्स में हम आज क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, यानी जो टीनिया सोलियम में आपका पोक वॉर्म है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन यानी इसका क्लासिफिकेशन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जो भी थिंग्स होते हैं वो सभी चीज़ें, और इसका एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इनका हैबिट और हैबिटेट क्या होता है, ये कहाँ पर फाउंड होते हैं, कैसे रीजन्स में पाए जाते हैं, वो सभी देखेंगे। और इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे कुछ, जिनमें इनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी आएगी, जिसमें बॉडी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपका हेड, नेक और आपका स्ट्रोबिला। वो सभी चीज़ें भी देखेंगे, और इनके फंक्शंस देखेंगे, और काफ़ी चीज़ें देखेंगे। कुछ प्रोसेसेस होती हैं इनके अंदर, वो सभी चीज़ें देखेंगे। और पार्ट 2 जो हमारा होगा उसमें हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कुछ अदर सिस्टम, जैसे आपका नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सभी चीज़ें देखेंगे। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले लिनियस नाम के साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने इसे 1758 में पैरासाइटिंग, एक तरह के जो इंटेस्टाइन होती है ह्यूमन बीइंग की, उसके अंदर खोजा था, उसके अंदर पाया था। तो इन्होंने इसको इसलिए इम्पोर्टेंस दी या वर्टिनरी इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि ये जो कैटल्स होते हैं, जैसे हमारे पिग हो गया, डॉग हो गया, और हमारे गोट भी हो सकते हैं, और भी कुछ डोमेस्टिक कैटल्स होते हैं, उनके अंदर फाउंड होते हैं। जो टेप वॉर्म है, इसे हम आर्म टेप वॉर्म ऑफ मैन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ह्यूमन है उनके अंदर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। ये जो होता है 2 होस्ट, यानी डाइजेनेटिक होता है, 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रिबन लाइक होती है या टेप लाइक होती है, यानी काफ़ी चपटे आकार के पाए जाते हैं। टेप अगर आप देख लीजिए, टेप को खोल के देखेंगे तो उसी तरह की स्ट्रक्चर होती है इनकी टीनिया सोलियम की। और जो ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट में आपका डॉग, ये कैटल और ह्यूमन बीइंग, इन सभी के अंदर ये इनके इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। कुछ इनकी स्पीसीज होती है टेप वॉर्म की, जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करती हैं, जो कि जो ह्यूमन बीइंग है यानी मैन है, उसके अंदर टेनियसिस नाम की डिसीज़ को कॉज करता है। और ये जनरली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइटिक होते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी लिविंग वर्टिब्रेट या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करें, उन्हें कहते हैं एंडोपैरासाइट। और ये अपनी लाइफ साइकिल जो है 2 होस्ट में पूरा करते हैं। मोस्टली ये पिग्स में या डॉग्स में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पिग्स में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, और ह्यूमन बीइंग में। इनके जो लार्वल स्टेजेस हैं वो पिग्स और ह्यूमन बीइंग में होते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये जो इनका फाइलम है, यानी जो टेप वॉर्म होता है आपका टीनिया सोलियम होता है, ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस से क्यों बिलोंग करते हैं? क्योंकि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, ऐसे वॉर्म्स रखे गए हैं जो कि चपटे होते हैं। चपटे मतलब ऐसे स्ट्रक्चर सीधी, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर में होते हैं। और अगर हम इनकी क्लास की बात करें तो इनकी क्लास कैस्ट्रोडा होती है। क्लास कैस्ट्रोडा में एंडोपैरासाइट्स रखे गए हैं, इसीलिए इनकी क्लास जो है वो कैस्ट्रोडा है। और इनकी अगर हम सब क्लास की बात करें तो सब क्लास इनकी यू कैस्ट्रोडा होती है। यू कैस्ट्रोडा में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो हेड, यानी हेड या स्कॉलेक्स या नेक और स्ट्रोबिला में डिवाइड होती है। जैसे आप देख सकते हैं, स्कॉलेक्स, हेड को स्कॉलेक्स भी कहते हैं, फिर नेक, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है पूरा, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं।
और इसके ऑर्डर की बात करें तो टिनेसिस होता है इसका ऑर्डर टिनियसिस इसलिए रखा गया क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर हुक लाइक सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, जिस वर्टिब्रेट की बॉडी में रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। तो जिनके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ऑर्डर टेनियोइडिया में रखा गया है। और इनके जीनस की बात करें तो टीनिया होता है और इनके स्पेसीज की बात करें तो सोलियम। सो आई थिंक आपको ये सिस्टमेटिक पोजीशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर हम जियोग्राफिकल नज़रिए से देखें, वे से देखें तो ये कहाँ कहाँ मोस्टली फाउंड होते हैं। सो ये अगर हम इनकी बात करें तो ये मोस्टली फाउंड होते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि ये सभी जगह, फाउंड इन एवरीवेयर, एवरी एटमॉस्फेयर, हर तरह के एटमॉस्फेयर में फाउंड होते हैं। लेकिन ये मेनली जो क्या बोलते हैं, ये इनका जो इन्फेक्शन है वो मोस्टली इंडिया में होता है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, जैसे अमेरिका हो गया या आपका लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर पिग्स को या सुअर को खाया जाता है, डेली फूड मटेरियल के रूप में लिया जाता है, वहाँ पर मोस्टली ये डिसीज़ कॉज करते हैं। सो ये जो इन्फेक्शन है उसे हम बोल सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए रॉ या इनसफिशिएंट कुक्ड जो पोर्क का मीट होता है उसे मीजली पोर्क मीट कहेंगे, जो कि कम कुक्ड हो, रॉ कुक्ड हो, तो अगर वो आप खा लेते तो इसके लार्वा इसकी बॉडी में, आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर ये अपनी लाइफ साइकिल, लार्वल स्टेजेस को पूरा करते हैं और फिर वहाँ पर अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं। और इसे अगर हम बात करें तो कुछ मान लीजिए मॉमटन कंट्रीज़ हैं और कुछ मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो कि पोर्क ईटर हैं, जो कि पोर्क ईटर होते हैं, उनके अंदर इनकी डिसीज़ फैलाने की संभावना ज़्यादा होती है। और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर पोर्क मीट खाया जाता है वहाँ पर इसकी डिसीज़ कॉज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका हैबिट और हैबिटेट डिस्कस करते हैं। सो अब हम बात करेंगे इनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में, यानी किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं और कैसी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एडल्ट वॉर्म्स होते हैं, यानी जो टेप वॉर्म्स होते हैं, जब अपनी एडल्ट स्टेजेस पे आते हैं, सो ये कहाँ पर रहते हैं, एंडोपैरासाइटिक की तरह बिहेव करते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग है, यानी जो इंसान है, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। और कुछ मसल्स होते हैं पिग्स के, उनके अंदर भी रहते हैं। और इनको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैन, और उसको इंजर्ड करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि आपका एब्डोमिनल पेन्स हो गया, या इंजेक्शन में, या बहुत सारी डिसीज़ कभी कभी मान लीजिए फ्लोट करते हुए आपकी इंटेस्टाइन में भी पहुंच जाते हैं और कभी कभी आपके और भी बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर भी ये कई तरह के डिसीज़ को कॉज करते हैं। और यहाँ पर जो ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पर मैन जो होता है इनका डेफिनेट या फाइनल होस्ट होता है, और जो पोर्क होता है वो इनका प्राइमरी होस्ट होता है, पहला होस्ट होता है, जिसमें ये अपनी लार्वल स्टेजेस हैं, जो कि इनका उनको स्कोर लार्वा होता है, उसको पूरा करते हैं। और जो इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट होता है वो पिग होता है। अगर हम इनकी एडल्ट स्टेजेस की बात करें तो इनके अंदर जो इनकी बॉडी होती है वो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर के अपनी स्टेजेस को पूरा करते हैं। और जो कुछ स्टेजेस बचती हैं वो ह्यूमन बीइंग का जो फीसेस होता है वहाँ से निकल के, इसको मान लीजिए किसी पोर्क ने खा लिया, और देखिए मैं आपको एक बार फिर से इसकी लाइफ साइकिल को पूरी तरह से समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग ने इसको रॉ खाया, यानी कच्चा खाया। अब ये क्या होता है, इनका एक लार्वा होता है सिस्टीसर्की, यानी सिस्टीसर्कस लार्वा। वो लार्वा ह्यूमन बीइंग में एंटर कर जाएगा और क्या होगा, इसकी इंटेस्टाइन में पहले ही पूरी बॉडी में फ्लोट करेगा, फिर पूरी बॉडी में फ्लोट होने के बाद इसके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं और हुक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर वाली, इधर वाली स्ट्रक्चर पर। तो ये क्या करेंगे, जो ह्यूमन बीइंग है उसके इंटेस्टाइन से अटैच हो जाएंगे। फिर जो एडल्ट वॉर्म्स होंगे वो
प्रोड्यूस करेंगे सेगमेंट्स को, मतलब सेगमेंट्स उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। अब वो क्या करेंगे, जो सेगमेंट्स इनके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं उनमें एग्स प्रेजेंट होंगे। एग्स प्रेजेंट होंगे जो कि क्या होंगे, जो आपका टेप वॉर्म है इसकी बॉडी से अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, और जो ह्यूमन बीइंग है इसके फीसस के द्वारा निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब मान लीजिए जो इसका फीसस था वो किसी पोर्क ने खाया। अब पोर्क ने खाने के बाद क्या हुआ कि वो पोर्क की बॉडी के अंदर चले गए। अब पोर्क की बॉडी की मसल्स के अंदर क्या होगा कि जो ये पिक्स है उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद मसल्स के अंदर जो इसका लार्वा था वो डेवलप होने लगा। अब डेवलप होने के बाद फिर इसी मान लीजिए कोई ने पोर्क को खाया और पोर्क को फिर खाने के बाद फिर ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। अब ये फिर लार्वा जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर कर गया और वहाँ पर इसने डिसीज़ कॉज की, अपना अटैच हुआ और फिर से ह्यूमन के फीसस के द्वारा बाहर निकला और फिर से पिग्स के अंदर गया और ये बहुत सारे डिसीजेस को ऐसे ही कॉज करने लगा। सो आई थिंक आपको ये लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे टेप वॉर्म की ग्रॉस स्ट्रक्चर, यानी बॉडी स्ट्रक्चर टेप वॉर्म की किस तरह की होती है वो हम डिस्कस करेंगे डीपली। जो अगर हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली इसकी जो बॉडी होती है वो आपकी रिबन लाइक होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको रिबन लाइक या टेप लाइक होती है, और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो टेप की तरह दिखेगी आपको, एकदम फ्लैट, और ये बहुत ही ज़्यादा इलोंगेटेड होती है और मोस्टली इसकी जो लेंथ होती है 3 मीटर से ज़्यादा होती है। और अगर हम इनके एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड की बात करें तो वो जो ईजिली रिकॉग्नाइज होते हैं वेंट्रल सरफेस पे, और इस जो इनकी बॉडी होती है वो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में डिवाइड होती है। सो हम बता नहीं सकते कि मतलब कि ये कौन सा सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है या डॉर्सल सरफेस है, क्योंकि ये दोनों तरफ से एक ही तरह के दिखते हैं। और इनकी बॉडी जो है मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पहला पार्ट होता है हेड या स्कॉलेक्स कहते हैं, फिर सेकेंड पार्ट होता है नेक, और थर्ड पार्ट होता है आपका स्ट्रोबेला। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, देखिए जो यहाँ पे जो ये वाला आपका स्ट्रक्चर है यहाँ तक इसको कहेंगे स्कॉलेक्स या हेड कहते हैं, जिसमें आपके सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं। हुक क्या करते हैं, जब ये किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एंटर करते हैं तो ये उसकी इंटेस्टाइन से अटैच होने में इनको हेल्प करते हैं, और सकर्स इनका जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं। इनकी नेक होती है, यहाँ पे प्रोग्लॉटिड्स होते हैं जो कि बढ़ते जाते हैं, और प्रोग्लॉटिड्स मोस्टली जो होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें स्ट्रोबिला में 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका इमैच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं, फिर मैच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं, और फिर ग्रेविड आपके प्रोग्लॉटिड होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं आपका हेड या स्कॉलेक्स। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी हेड की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, स्कॉलेक्स की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है उसके बारे में। जो इनका हेड होता है वो मॉडिफाइड होता है नोब लाइक स्ट्रक्चर की तरह। जो ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है आपकी, इसे ही हम कहते हैं हेड या इसे कहते हैं स्कॉलेक्स। इसके अंदर 2 टाइप के हुक्स होते हैं, एक स्मॉलर होते हैं, एक लार्जर होते हैं, जैसा कि आप इसमें सी और डी डायग्राम में देख सकते हैं। सी वाले डायग्राम में आपका जो है वो स्मॉल हुक है, और जो डी वाला डायग्राम है उसमें आपका लार्ज हुक है। देखिए इसमें जो हुक होता है उसके स्ट्रक्चर, उसमें बेस प्रेजेंट होता है, ब्लेड ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, और हैंडल प्रेजेंट होता है। और इसमें भी देखिए बेस प्रेजेंट होता है इधर नीचे की तरफ, और हैंडल प्रेजेंट होता है, और ब्लेड प्रेजेंट होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल और लार्जर, जिनके अंदर क्या होता है कि 4 कप लाइक जो सकर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी बॉडी होती है उससे एब्जॉर्ब होते हैं। इनके अंदर माउथ नहीं होता है, सकर्स होते हैं। ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये चारों जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये सभी के सभी सकर्स हैं। सकर्स क्या काम करते हैं, जब ये किसी ह्यूमन बीइंग की या अपनी जो इनका होस्ट है उसकी बॉडी से अटैच होते हैं तो वहाँ से इनको न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर माउथ नहीं प्रेजेंट होता, सकर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो एंटीरियर राउंड है उसके ऊपर यहाँ पर नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम रोस्टेलम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, और ये देखिए
ये आपको दिख रहे होंगे सकर्स। सो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इनकी बॉडी के अंदर जो इनका ये हेड है, इसके अंदर 30 to 40 हुक्स जो होते हैं वो सर्कुलर इस तरह के वे में प्रेजेंट होते हैं। और जो इनकी हुक्स है उसके अंदर इनर सर्कुलेट होते हैं जो और आउटर सर्कुलेट होते हैं। जो आउटर सर्कुलेट होते हैं मतलब बाहर की तरफ जो ये सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं, यही जो इंटेस्टाइन है उसमें अटैच होने का वर्क करते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक की स्ट्रक्चर के बारे में। हेड के बाद आता है आपका नेक की स्ट्रक्चर। नेक में क्या होता है, जो स्कोलेक्स है उसके बिहाइंड, उसके नीचे की तरफ ही एक तरह की डिफाइंड और नैरो और शॉर्ट और अनसेगमेंटेड एक तरह का ट्यूब्यूलर रीजन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब्यूलर रीजन होता है जिसे हम नेक कहते हैं। ये क्या होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है और कॉमनली इसे हम कहते हैं जोन ऑफ ओवर ग्रोथ या जोन ऑफ पॉलीफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब है कि फिर से ग्रोथ करना। ये जो इसकी बॉडी है, टीनिया सोलियम की बॉडी है, ये मोस्टली नेक से ही आपकी ग्रोथ करती है। रिजल्ट से क्या होता है कि नए सेगमेंट या प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, जो इनके खंड होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, उन्हें प्रोग्लॉटिड्स के नेम से जाना जाता है। वो यहाँ से डेवलप होते हैं और बैकवर्ड की तरफ पुष्ट होते जाते हैं और 7 से 8 प्रोग्लॉटिड जो होते हैं वो हर दिन बन जाते हैं। और अगर मान लीजिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो टीनिया सोलियम होता है ये अपनी लाइफ साइकिल लगभग 10 दिनों में पूरी करता है, पिग से लेकर के और ह्यूमन बीइंग के अंदर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनकी जो आगे की स्ट्रक्चर है, स्ट्रोबिला है, उसे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट यानी स्ट्रोबिला के बारे में। जो बाकी की बची हुई बॉडी है इनकी टीनिया सोलियम की, स्कोलेक्स और नेक को छोड़कर, उसे हम स्ट्रोबिला के नेम से जानते हैं। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए आपका हेड और नेक वाला पार्ट निकल गया, बाकी का ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रोबिला कहा जाता है। ये मतलब एक चेन की तरह स्ट्रक्चर होती है जिसमें मोस्टली 800 to 900 या 800 to 1000 तक प्रोग्लॉटिड्स या खंड बोल सकते हैं, सेगमेंट्स बोल सकते हैं, वो पाए जाते हैं। अगर पूरे एडल्ट टेपवॉर्म की बात करें तो 800 से लेकर के 1000 तक इनके अंदर सेगमेंट्स या प्रोग्लॉटिड्स पाए जाते हैं। जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो निकलते रहते हैं नेक रीजन से और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और साइज में और भी स्ट्रक्चर में मैच्योर होते रहते हैं। जो इनका पोस्टीरियर एंड है, बॉडी का नीचे का तरफ का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं या मैच्योर होते रहते हैं। तो मैच्योर और मैच्योरिटी, इमैच्योरिटी के हिसाब से जो इनके सेगमेंट्स होते हैं या प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, एक होता है आपका मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स और एक होता है आपका ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। चलिए हम डिस्कस करते हैं सभी जो इनके प्रोग्लॉटिड्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमारा आता है इमैच्योर प्रोग्लॉटिड। अगर हम इमैच्योर प्रोग्लॉटिड की बात करें तो जो नेक रीजन के नीचे की तरफ, नेक रीजन की तरफ जो प्रोग्लॉटिड बनते हैं, नए नए प्रोग्लॉटिड बनते हैं, उन्हें कहते हैं हम इमैच्योर प्रोग्लॉटिड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डेवलप्ड एक तरह के ब्रॉडर और बड़े तरह के नहीं होते हैं, वो छोटे तरह के होते हैं और उनके अंदर डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें हम इमैच्योर प्रोग्लॉटिड कहते हैं। अगला हमारा आता है मैच्योर प्रोग्लॉटिड। अगर हम मैच्योर प्रोग्लॉटिड की बात करें तो ये मिडिल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी टीनिया सोलियम की बॉडी है वहाँ पे, और ये स्क्वायरिश होते हैं शेप में, स्क्वायर की तरह स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैंने आपको शो किया है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके अंदर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, टीनिया सोलियम हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल और फीमेल बॉडी जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक ही टीनिया सोलियम में प्रेजेंट होता है। ऐसे एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहते हैं। जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि एग्स को प्रोड्यूस करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं अपने खुद के स्पर्म के थ्रू, जिसे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और कुछ मैच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं जो कि मान लीजिए कभी कभी इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है।
सो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इधर देख सकते हैं इनकी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा अच्छा सा डायग्राम शो किया ताकि आपको अच्छे से दिखे। इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये टेस्टिस है। मैं अपने अगले वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा डीपली डिस्कस करूँगी क्योंकि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुट आउट भी होता है। सो अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे खाली। सो इनमें मेनली ये टेस्टिस और ये देखिए लेटरल नर्व कॉर्ड, वासा एफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया, सिरस और पेनिस प्रेजेंट होता है, जेनाइटल एट्रियम और ये गोनोपोर है। यहाँ पर एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कॉमन गोनोपोर कहते हैं। जेनाइटल पेपिला और वेजाइना आपका, मेलिस ग्लैंड्स और इधर देखिए लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स भी प्रेजेंट होते हैं। 4 इनके अंदर एक्सक्रीटरी कैनाल्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इनके अंदर यूट्रस प्रेजेंट होता है। ये देखिए आपको जो ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये फर्टिलाइज एग्स हैं या कैप्सूल हैं, एग कैप्सूल हैं। और सेमिनल रिसेप्टिकल प्रेजेंट होता है, ये देखिए। और ये ओवेरियन ब्रिज है और ये ओवरी है, ये आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रही है। इसके अंदर ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो भी डक्ट है और ये यूटेराइन कैनाल है, ये ऊ टाइप स्ट्रक्चर। और ये विटेलाइन ग्लैंड आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है और इसके जो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है ये विटेलाइन डक्ट है। ये आपको मैच्योर प्रोग्लोटिड का जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को शो कर रहा है वो पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको शो करी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेविड प्रोग्लोटिड। जो ओल्डेस्ट जो प्रोग्लोटिड होते हैं, मान लीजिए जो नए नए प्रोग्लोटिड बने वो तो आपके नेक रीजन में हैं, फिर उसके बाद आपके उन्हें बोलेंगे हम इमैच्योर, फिर उसके बाद मैच्योर जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हुए। अब जो ओल्डेस्ट प्रोग्लोटिड हैं जो कि आपके मैच्योर हो चुके हैं और उनके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं और जैसे कि आपके एग्स वगैरह ये सब प्रेजेंट है, पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं और ओल्ड हो चुके हैं, उन्हें हम कहेंगे ग्रेविड प्रोग्लोटिड। इसमें मोस्टली 150 to 350 प्रोग्लोटिड या सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब लास्ट के जो आपके 150 से और 350 तक सेगमेंट्स होते हैं वो मोस्टली ग्रेविड प्रोग्लोटिड के नाम से जाने जाते हैं। जिनमें क्या होता है ये लार्जर होते हैं, सबसे लॉन्गर होते हैं, ब्रॉड भी होते हैं काफ़ी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो हर प्रोग्लोटिड जो होता है वो कंटेन होता है एक ब्रांच यूट्रस से और फिल्ड होता है फर्टिलाइज एग से। ऐसे प्रोग्लोटिड जिनके अंदर फर्टिलाइज एग्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहते हैं, बोल सकते हैं। सो क्या होता है कि ये जो टेप वॉर्म है जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं उसके बाद ये जो इनकी बॉडी है टेप वॉर्म की उससे डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और जो ह्यूमन का फीसस है उसके द्वारा बाहर आ जाते हैं। जो इनका प्राइमरी होस्ट होता है या डेफिनेट होस्ट होता है उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और ये देख सकते हैं जो एक प्रोग्लोटिड होता है, एक आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है, वो 50,000 to 60,000 एग्स को बियर करता है। और ये जो लार्वा होते हैं इन्हें ऑन्चोस्फेयर्स लार्वा कहते हैं या ऑन्कोस्फेयर्स लार्वा कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है काफ़ी। ये देखिए आपको एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड की स्ट्रक्चर दिख रही है जिसमें ये वजाइना को आपका कर रहा है रिप्रेजेंट। ये गोनोपोर आपको स्मॉल ओपनिंग दिख रही है, सिरस है यहाँ पर और ये आपकी स्पर्म डक्ट है। और ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, इनके अंदर एक प्रोसेस होती है एपोलाइसिस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। सो एपोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड के स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये ग्रेविड जो लास्ट के सेगमेंट होते हैं 150 to 350 मैंने अभी आपको बताया, वो ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोले जाते हैं मोस्टली। वो क्या होता है जो इनका टर्मिनल पार्ट होता है, पीछे का पार्ट होता है स्टोबिला का, उससे क्या होता है डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और फीकल मैटर जो ह्यूमन बीइंग का या होस्ट का होता है उससे बाहर निकल जाते हैं। सो इसी प्रोसेस को, डिटैच होने की प्रोसेस को, टेप वॉर्म की इसी प्रोसेस को हम कहेंगे एपोलाइसिस। और ये क्या होता है, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं एपोलाइटिक इन कॉन्ट्रास्ट टू द एपोलाइटिक टेप वॉर्म्स। यानी इनके अंदर एनोपोइटिक एक तरह के टेप वॉर्म्स होते हैं
जो ऐसे टेपवर्म्स होते हैं जिनके जो स्ट्रोबिला होता है उनके अंदर जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस फेनोमेनन को या ऐसे टेपवर्म को हम एनोपोएटिक टेपवर्म्स कहते हैं। और इस जो ये प्रोसेस है इसे हम एपोलाइटिक कॉन्स्ट्रक्शन या एपोलाइटिक इनकॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आई होगी एपोलाइसिस प्रोसेस मतलब स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड रेगुलरली डिटैच फ्रॉम द टर्मिनल प्लॉट ऑफ द स्ट्रोबिला या एलिमिनेटेड हो जाएं, आउटसाइड बाहर निकल जाएं जो फीकल मैटर है होस्ट का उससे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एपोलाइसिस। ये क्या होता है, प्रोग्लॉटिड जो ये होते हैं पूरी लाइफ साइकिल अपनी पूरी करते हैं, एग्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, और ये बाहर निकल जाते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके अंदर एक कंडीशन भी होती है जिसे हम प्रोट्रेंडस कंडीशन के नाम से जानते हैं। सो बहुत सारे हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोट्रेंडस कंडीशन क्या होती है। सो मैंने आपको बताया भी है यहाँ पर प्रोट्रेंडस कंडीशन के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टीनिया सोलियम है ये एक हर्माफ्रोडिटिक एनिमल है, यानी इनके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो एक ही बॉडी में डेवलप होते हैं। सो क्या होता है कि जो पहले 100 प्रोग्लॉटिड होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और जो बाकी के प्रोग्लॉटिड होते हैं उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। सो इसी फिनोमेनन को यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पहले जनरेट हो जाना या पहले डेवलप हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोट्रेंडस कंडीशन। सो आई थिंक आपको ये भी समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी सेल वॉल के बारे में जनरल थिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे इनकी सेल वॉल के बारे में। सो जो सेल वॉल है वो मोस्टली क्यूटिकुलर और सब क्यूटिकुलर मसल से मिलकर के बनी होती है, और जो सब क्यूटिकुलर मसल्स होते हैं वो सब क्यूटिकुलर सेल से मिलकर बने होते हैं जिसे हम पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा कहते हैं। सो देखिए मैं आपको इस स्ट्रक्चर में भी शो करती हूँ। जैसा कि आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं, इसको मैंने जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है वो व्यू है आपका, और ये वाला आपका नॉर्मल व्यू। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेगी, जिसमें आपको ये देखिए यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं कॉमेडियल लेयर ऑफ क्यूटिकल, और यहाँ पे देखिए होमोजीनियस लेयर ऑफ क्यूटिकल, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो ये नीचे की तरफ ये मेम्ब्रेन होती है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर ये सर्कुलर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब क्यूटिकुलर सेल्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं। और पैरेन्काइमा ये जो नीचे की स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे। यहाँ पे ये इसके नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर पड़े हुए हैं, और ये लाइम सेल्स होते हैं, यहाँ पर वर्टिकल मसल्स होते हैं और ग्लैंड सेल्स होते हैं। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइक्रो ट्रैक्स प्रेजेंट होंगे और पोर कैनाल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका मोस्टली जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक कैनाल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस कहते हैं ऑफ द सेल, और इनके अंदर टेग्यूमेंट लेयर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर ये देखिए बेसमेंट लेयर इस वाले स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा था। यहाँ पे सर्कुलर मसल्स होते हैं, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और लाइट ये देखिए लाइट स्टेनिंग सेल्स होते हैं, टेग्यूमेंट सेक्रेटिंग मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। मतलब ये फुल्ली तरह की डेवलप एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं इनके अंदर। जो ये इनकी सेल वॉल है उसका फंक्शन देख लेते हैं हम। सेल वॉल के फंक्शन की अगर हम बात करें एक तरह के प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स का काम करता है, मतलब प्रोटेक्टिंग जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो कि होस्ट इंटेस्टाइन या मान लीजिए ह्यूमन इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ है, जो इस सकर्स होते हैं, इसकी जो आउटर बॉडी वॉल होती है उसी से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। इनके अंदर किसी तरह का माउथ या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, जो भी फैट होता है, जो भी बाकी के अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, जो लिक्विड मटेरियल होता है वो होस्ट से ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रहते हैं, वहाँ पर तो पचा हुआ ही भोजन आता है, सभी चीज़ें तो वहीं से लेते हैं।
सो जो माइक्रोक्राइंटर्स इनके अंदर होता है वो हेल्प करते हैं इनको, इनका जो सरफेस होता है उसके एरिया को इंक्रीज़ करने में, और फैसिलिटेट करते हैं एब्जॉर्प्शन और नरिशमेंट को होस्ट से या होस्ट के इंटेस्टाइन से, और एक तरह का मूवमेंट्स का भी परफॉर्म करते हैं। और जो इनके अंदर पैरेन्काइमा होती है वो पैकिंग ग्राउंड या बोल सकते हैं कि बॉडी की फॉर्म को मेंटेन करने का भी काम करती हैं। सो आई थिंक ये आपके लिए अंडरस्टेबल रहा होगा, सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी का जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा है और एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और भी कुछ जनरल थिंग्स होते हैं, कुछ डीपली थिंग्स हैं, वो एक वीडियो में नहीं हो पाते।